एपिसोड 128 टू 131। अर्जुन बहुत क्रोधित था। किसी ने अनिका को मारा था, यह अक्षम्य था। जब उसने देखा कि अर्जुन कितना गुस्से में था, तो अनिका ने जल्दी से उसकी बाहें पकड़ लीं और समझाया, यह एक गलतफहमी है। किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। ये सिर्फ मेरी अनाड़ीपन है। अनिका संकोची थी, वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके कारण परेशानी खड़ी करे। आखिरकार, न केवल वह कंपनी जहां वह काम करती थी, बल्कि नया उपाध्यक्ष, जो कि चेयरमैन का प्रेमी था, उसने ही उसे मारा था। यह इसके लायक नहीं था। यह एक दुर्घटना है। अर्जुन की आंखें तेज थीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ने क्या कहा था। ये वास्तव में मेरी ही गलती है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अनिका ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। अर्जुन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वह देख सकता था कि अनिका परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वह इस बारे में कुछ नहीं करता तो उसे बहुत असहज महसूस होता। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके नाजुक गाल को छुआ और कोमल और चिंतित स्वर में पूछा, क्या यहाँ दर्द कर रहा है? अनिका की आंखें लाल थीं, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छोटा सा कट है, ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम अगली बार इतना परेशान नहीं हो सकते? यह मुझे डराता है। हाँ। जैसे जैसे अर्जुन की नसों में गुस्सा भरता गया, अनिका को लगा कि वह एक बाघ की तरह है जिसे कभी भी उकसाया नहीं जाना चाहिए। उसके शरीर में बहता गुस्सा उसे ऐसा महसूस करा रहा था, जैसे वह पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह उसे जाने नहीं दे सका। चूंकि अनिका ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह स्वयं जांच करेंगे। इसलिए अगले दिन अर्जुन ने अनिका को काम पर ले गया। कंपनी की बिल्डिंग में घुसने के बाद अर्जुन ने उसे फोन किया। थोड़ी देर बाद एक महिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वार से बाहर निकली। यह अनिका की सहायक मिस स्कॉट थी। स्कॉट आज बहुत बुरे मूड में थी। जब उसने अर्जुन को दूर से मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए देखा, तो वह पलटकर वहां से चली जाना चाहती थी। वह अर्जुन को जानती थी। अनिका पहले भी अर्जुन को कंपनी के डिनर पर साथ लेकर आया था। उसी रात्रि भोज के दौरान मिस स्कॉट ने देखा कि अर्जुन एक निकम्मा व्यक्ति है। इसलिए अर्जुन में उसकी सारी रुचि खत्म हो गई। हालांकि अर्जुन ने अचानक उसे फोन किया और कहा कि उसे उससे कुछ पूछना है। अरे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिस स्कॉट ठंडे रवैये के साथ अर्जुन के पास गई। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा हुआ था। उसकी पलकें सिकुड़ी हुई थीं, और यह स्पष्ट था कि वह उसे नीची नजर से देख रही थी। अर्जुन ने उसके प्रति उसके रवैये पर कोई विचार नहीं किया। वह मुस्कुराया और बोला, चलो कॉफी पीते हैं। कॉफी? मिस स्कॉट अचंभित रह गई और तुरंत गुस्से से बोली, अर्जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। मैं अनिका से मुंह नहीं मोड़ूंगी, क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उसके साथ ऐसा करेगा। कितना घिनौना कूड़ा था। अर्जुन भी हैरान रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि मिस स्कॉट क्या सोच रही है, और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। मैंने तुमसे संपर्क किया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सचमुच? मिस स्कॉट को संदेह हुआ। कॉफी शॉप में अर्जुन ने मिस स्कॉट के लिए कैपुचिनो और कुछ मिठाइयां मंगवाईं। वह जानता था कि मिंडी बहुत पेटू है, खासकर मिठाइयों की। जब अर्जुन ने देखा कि मिंडी मेज पर रखी मिठाइयों को घूर रही है और अपनी नजरें नहीं हटा पा रही है, तो उसे पता चल गया कि उसने सही निर्णय लिया है। मिस स्कॉट को लगा कि उसके दिल में संघर्ष हो रहा है। उसने अपनी आंखें मिठाइयों से हटा लीं, अपनी इच्छाओं को दबा लिया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि अनिका को इस बारे में पता चल जाएगा और वह तुम्हें परेशान कर देगा? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। ये सब तुम्हारे लिए हैं। शर्मीली मत बनो। बेझिझक अपनी मदद करो। मिंडी ने अपनी लार ली, मिठाइयों की ओर इशारा किया और पूछा, क्या ये सब सचमुच मेरे लिए है? अर्जुन ने सिर हिलाया। मिस स्कॉट ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, चम्मच उठाया और खाना शुरू कर दिया। वह खुशी से अपने पैर पटक रही थी। उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ी हुई थीं, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी आसानी से जीत लेगा।
अर्जुन, सीधे मुद्दे पर आओ। जब तक ये कंपनी से जुड़ा मामला है, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ न कुछ जानूंगी, मिस स्कॉट ने कहा। उपहार आंखों को अंधा कर देते हैं। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और पूछा, क्या कल किसी ने अनिका को चोट पहुंचाई थी? मिस स्कॉट हैरान रह गई। उसने अपना मुंह पोंछा और ऐसा लगा जैसे वह अंदर से संघर्ष कर रही हो। अंत में, उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, हमारी कंपनी में एक नया उपाध्यक्ष शामिल हुआ है। उसका नाम यास्मीन है। वह हमारे चेयरमैन की प्रेमिका है। उसने अनिका को क्यों मारा? यास्मीन को लगा कि अनिका ने मिस्टर हॉल के साथ संबंध बना लिए हैं। इसलिए उसने अनिका को चेतावनी देने के लिए ऐसा किया। ये कहाँ हुआ? दफ्तर में। उसने सभी सहकर्मियों के सामने अनिका को 2 बार थप्पड़ मारे। मुझे वाकई लगा कि अनिका के साथ अन्याय हुआ है। यास्मीन वाकई बहुत दबंग है। चेयरमैन के कहने पर वह कंपनी में कई लोगों को थप्पड़ मार चुकी है, मिस स्कॉट ने कड़वाहट से कहा। अचानक, मिस स्कॉट को कुछ सूझा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, अर्जुन, मुझे मत बताना कि तुम अनिका की ओर से यास्मीन को सबक सिखाने की सोच रहे हो। क्या अर्जुन सचमुच ऐसा करने की हिम्मत रखता है? वह एक निकम्मा आदमी था। अगर उसने यास्मीन के साथ कुछ करने की हिम्मत की, तो अनिका अब कंपनी में नहीं रह पाएगी। मिस स्कॉट ने तुरंत उसे सलाह दी। अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम अनिका की बहुत परवाह करते हो। लेकिन मेरी सलाह है कि इस मामले में हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा इससे अनिका को नुकसान होगा। अर्जुन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मैं बिल लेकर पहले निकलूंगा। उसके बाद अर्जुन उठकर चला गया। मिस स्कॉट ने अर्जुन की ओर देखा, जो जा रहा था, और अचानक महसूस किया कि फिलिप दिखने से कहीं अधिक था। इसके अलावा, उन्हें लगा कि यह मामला ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा। उसी समय, अनिका अपने कार्यालय में थी, और प्रोफेसर हेनरी के द्वितीय हॉस्पिटल के मामले से उसे सिरदर्द हो रहा था। इस मामले में देरी गेविन जैक की वजह से हुई। मिस्टर हॉल ने उसे साफ बता दिया था कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाना ही होगा। धमाका! उसके कार्यालय का दरवाजा बाहर से जोर से खुला। यास्मीन ने चेहरे पर जानलेवा भाव लिए हुए दबे पांव आकर अपने हाथ में पकड़े हुए दस्तावेजों को अनिका की मेज पर फेंक दिया। उसने अनिका को कड़ी फटकार लगाई। अनिका, तुमने टनक के दूसरे हॉस्पिटल के साथ साझेदारी क्यों नहीं तय की? क्या तुम अब भी अपनी नौकरी चाहते हो? अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि तुम अभी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे जैसे बेकार व्यक्ति का समर्थन करने के लिए कंपनी के संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहती। अनिका तुरंत उठे, मुस्कुराए और यास्मीन से कहा, वीपी लुइस, मैं हेनरी के सेकंड हॉस्पिटल के साथ साझेदारी का प्रबंधन कर रहा हूं। मैं आज दोपहर संवाददाता के साथ बैठक करूंगा। यास्मीन ने तुरंत पलट कर देखा। चेहरे पर ठंडक के भाव के साथ, उसने अपनी उंगली अनिका की नाक पर रखी और चिल्लाने लगी, आज दोपहर? तुम आज सुबह क्यों नहीं गए? क्या वाकई मार्केटिंग विभाग इसी दक्षता से काम करता है? मैनेजर अनिका, कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में, मुझे कंपनी के बारे में सोचना है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम 3 दिन में टनक के सेकंड हॉस्पिटल की साझेदारी को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो तुम अपना इस्तीफा दे सकते हो। यास्मीन वहां झगड़ा करने आई थी। 3 दिन। अगर उसके पास 7 दिन भी होते, तो भी वह हेनरी के सेकंड हॉस्पिटल की साझेदारी हासिल नहीं कर पाती। उसने कुछ शोध किया। हेनरी के सेकंड हॉस्पिटल ने हाल ही में अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, और आगंतुकों को देखने से मना कर दिया था। वे किसी भी साझेदारी के लिए तैयार नहीं थे। यदि अनिका वहां गई भी होती, तो भी उसे वापस भेज दिया जाता। कुतिया, तुम जल्द ही चली जाओगी। अनिका ने तुरंत समझाया, वीपी लुइस, हेनरी के सेकंड हॉस्पिटल की साझेदारी निश्चित रूप से 3 दिनों में नहीं सुलझेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेनरी के सेकंड हॉस्पिटल की साझेदारी ऐसी चीज नहीं है जिसे 3 दिनों में सुरक्षित किया जा सके। मैं तमाचा। इससे पहले कि अनिका की बात पूरी होती, यास्मीन ने उसे थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, मैनेजर जियांग, ये थप्पड़ तुम्हें जगाने के लिए है। याद रखो, तुम हमेशा कंपनी के कर्मचारी रहोगे। तुम सिर्फ मार्केटिंग विभाग के मैनेजर हो, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मेरे शब्द सोने के समान हैं, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अनिका ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखें लाल थीं, और उसकी निगाहें यास्मीन पर टिकी थीं। उसके सहकर्मी दरवाजे के बाहर से देख रहे थे।
वे सभी अनिका के लिए असहज महसूस कर रहे थे। नवनियुक्त उपराष्ट्रपति स्पष्टतः झगड़ा मोल ले रहे थे। कंपनी में अनिका का समय आसान नहीं होगा। अर्जुन नीचे इंतजार कर रहा था। आज उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वह अनिका के काम से गई और फिर उसे खाने के लिए आमंत्रित करने का इंतजार कर रही थी। जब अर्जुन ने ये संदेश देखा तो वह क्रोधित होकर तुरंत उठा। वह लानत है यास्मीन, वह अपनी कब्र खोद रही है। अर्जुन सीधी बिल्डिंग में गया और उस मंजिल पर जहां बीकन मेडिसिन्यूटिकल था। कार्यालय में यास्मीन ने देखा कि अनिका उसके साथ घूम रहा था और वह व्यंग करने लगी। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर लपेट लिया और गुस्से में बोली, क्या तुम अभी भी नशे में नहीं हो? अनिका ने अपने तूफान रोके। उसने अपनी सूची तैयार की और कहा, वीपी लुइस, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी इसे सूचीबद्ध लूंगी। ऐसा देखने के बाद अनिका ने मुकर कर अपना बैग उठाया और चला गया। यास्मीन ने अनिका को इतनी आसानी से मुक्त नहीं किया था। उसने अनिका के हाथ से बैग पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर उस पर चिल्लाने लगी, अनिका, इसे एक चेतावनी समझो, दिखावा मत करो कि ऐसा कर रहे हो। मेरे सामने मासूम बनो, मैं सुरक्षा चींटी की तरह कुचल सकता हूँ। अगर तुम देखो ज्यादा समझदार हो, तो जल्द से जल्द कंपनी का सामान छोड़ देना चाहिए। नहीं तो, मैं नकली साथ मौज मस्ती करता हूँ। अनिका ने अपने बैग से सामान देखा जो अब सामान पर बिखरा हुआ था। आंखों में आंसुओं की झलक दिखाते हुए उसने कहा, विपरीत लुइस, मैंने आपको नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया। फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यास्मीन ने कोल्ड से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनिका, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा चुप हो। तुम जैसे वेश्याएं मेरे लिए बहुत आम हो। तुम दिन में औरत होने का दिखावा करती हो और रात में अपनी असली बदचलनियां रखती हो। मेरे मॉब को बहकाने से पहले आईने में देख लो। यास्मीन के मुख से झरना की तरह गौलियों का स्टॉक। वह अनिका को शर्मिंदा करना चाहती थी। मैं असलियत देख सकता हूँ, तुम कुतिया हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बक्सा है, अनिका ने बुलबुल स्वर में कहा। तमाचा। यास्मीन ने फिर से अनिका को शराब पिलाई और फिर क्रीम लगाई, कुतिया। क्या लड़की काम हो गई? मैं अब इसे खत्म कर दूंगी। तुम कहाँ हो? दबंग यास्मीन ने बाईं, दाईं और बीच से आकर अनिका के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारे। यास्मीन ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो अत्यंत अहंकारी और आक्रामक था, तथा जो किसी के साथ भी अपनी मर्जी से व्यवहार करता था। अनिका, मैं तुम्हें कीड़े की तरह कुचल सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी यही बता दूं। अगर तुमने कल कंपनी में आने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें लूटने के लिए 1 दर्जन भिखारी भेज दूंगा। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? यास्मीन बहुत ही दुस्साहसी थी। उसने अनिका की नाक की ओर इशारा किया और उसे कड़ी चेतावनी दी। उस समय अनिका के बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा लाल था और थप्पड़ के निशानों से भरा हुआ था। दरवाजे के बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया और न ही यास्मीन के व्यवहार पर रोक लगाई। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? वह चेयरमैन और नए वाइस प्रेसिडेंट की प्रेमिका थी। उसके एक शब्द से उनकी नौकरी चली जाती। मिस स्कॉट चिंतित थी। वह निकम्मा अर्जुन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? अगर वह अभी नहीं आया, तो अनिका को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मिस स्कॉट जानती थी कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह दौड़कर अंदर आए और चिल्लाए, अनिका, क्या तुम ठीक हो? वीपी लुइस, आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपने बिना किसी कारण के उस पर हाथ उठाया। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मिस स्कॉट ने उत्तेजित होकर कहा। यास्मीन ने मिस स्कॉट को घूर कर देखा। फिर वह मुस्कुराई, अपना हाथ उठाया और मिस स्कॉट को थप्पड़ मारा। छोटी कुतिया, अपनी जगह पहचानो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। भाड़ में जाओ। मिस स्कॉट को कोसने के बाद यास्मीन ने अपना सिर घुमाया। अनिका को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, अनिका, अगर तुम मेरे सामने माफी मांगने के लिए घुटने टेको और स्वीकार करो कि तुमने मिस्टर हॉल को बहकाने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आखिरकार, मैं एक उदार व्यक्ति हूँ। अनिका ने अपना सिर ऊंचा किया, उसकी आंखें यास्मीन पर चमक उठीं। और उसने कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। मिस्टर हॉल और मैं निर्दोष हैं, तुम मुझे किसी ऐसी चीज के लिए फंसाने की हिम्मत मत करना जो मैंने नहीं की। यास्मीन को अनिका को अपमानित करने के परिणामों की जरा भी चिंता नहीं थी। यास्मीन के लिए अनिका एक छोटी सी बदचलन लड़की थी, जिसका कोई बैकग्राउंड या प्रभाव नहीं था।
उसने अपनी जांच कर ली थी, अनिका का एक बेकार पति और एक बीमार बेटी थी। अगर वह चाहे तो अनिका को आसानी से कुचल सकती है। यास्मीन ने अचानक से अनिका के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचे। फिर ठंडे स्वर में चिल्लाई, कुतिया, तुम खच्चर की तरह जिद्दी हो। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती हो जब मैं कहती हूँ कि मैं अभी तुमसे छुटकारा पा सकती हूँ? तुम मासूम होने का नाटक करती हो। तुम कुतिया, मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी और सबको तुम्हारा गंदा शरीर दिखाऊंगी। इसके साथ ही यास्मीन ने अनिका के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। अनिका ने जो शर्ट और स्कर्ट पहनी थी वह आसानी से फट गई। बहुत खूब, उसकी त्वचा का एक बड़ा क्षेत्र उजागर हो गया था। अनिका ने उसके शरीर की रक्षा की और मिस स्कॉट ने भी उसकी मदद की। तमाचा। यास्मीन ने फिर से अनिका को थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ढकने की? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। अचानक, इसे रोको। कार्यालय क्षेत्र में एक चौंकाने वाली दहाड़ थी। जब अर्जुन वहां पहुंचा, तो उसने यास्मीन को घमंड से अनिका के कपड़े फाड़ते हुए देखा। उसने तुरंत अपने दांत दिखाए, उसकी आंखें लाल हो गईं। और उसके भयानक गुस्से ने सैकड़ों लोगों के साथ कार्यालय क्षेत्र को भर दिया। वह आगे की ओर दौड़ा। अर्जुन ने यास्मीन का गिरता हुआ हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर दूर ले गया। उसने अनिका को देखा जो कांप रही थी। और उसके चेहरे पर खून के लाल निशान थे। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, और अर्जुन के अंदर से एक अजेय हत्या का इरादा उभर रहा था। अनिका, मुझे खेद है, मैं देर से आया हूं, अर्जुन ने धीरे से कहा और उसने अपना कोट अनिका के ऊपर डाल दिया। जैसे ही अनिका ने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सामने आया। जब वह सबसे असहाय और सबसे दुखी थी तब अर्जुन ही सामने आया। वह फूट फूट कर रोने लगी और अर्जुन की बाहों में जा गिरी। अर्जुन! इस कड़वी चीख ने अर्जुन का दिल तोड़ दिया। अनिका को ऐसे देख अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। और वो अभी इस दुनिया को टुकड़ों में बांटना चाहता था। जो कोई भी अनिका का उल्लंघन करता है उसे मार दिया जाना चाहिए। चाहे वह कोई भी हो। अर्जुन किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं देगा। चाहे दूसरा पक्ष स्वर्गीय परमेश्वर ही क्यों न हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। बोलने के बाद, उसने अनिका को अपने पीछे खड़ा किया और उसकी रक्षा की, फिर मुड़कर घमंडी यास्मीन की ओर ठंडे भाव से देखा। यास्मीन अभी तो चौंकी थी। पर अब वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड कंपनी का चेयरमैन था और वह कई गुंडों को जानती भी थी। किसने उस पर आक्रमण करने का साहस किया? पति, अर्जुन। यास्मीन ने व्यंग्य किया और अर्जुन के प्रति अपनी अवमानना प्रदर्शित की। उसने पहले भी पूछताछ की थी और पता चला था कि अनिका का पति एक निकम्मा है जो खाना पहुंचाने का काम करता है। तो, ये वही है। यही कारण था कि यास्मीन ने अर्जुन के प्रति अनिका से भी अधिक तिरस्कार दिखाया। वह उसके साथ जितना चाहे उतना खिलवाड़ कर सकती थी। अर्जुन की आंखें लाल थीं। उसने यास्मीन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम यास्मीन लुईस हो? उसे इस बात की परवाह नहीं कि यह औरत नरक में सड़ सकती है। यास्मीन ने बहुत ही दबंगई से जवाब दिया, हाँ, मैं यास्मीन हूँ, इस ऑफिस की नई उपाध्यक्ष। क्या तुम अपनी पत्नी का बदला लेने की सोच रहे हो? खुद को आईने में देखो। मुझे डर है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया और मेरे प्रेमी को बहकाया। मैं उसे एक सभ्य इंसान बनने का सबक सिखा रही हूँ। यास्मीन को लगता था कि कोई भी पुरुष ये सुनकर नाराज हो जाएगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। वह अनिका को मुश्किल में डालना चाहती थी। अनिका की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसका गला भर आया था। अर्जुन, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं। अर्जुन शांत था और उसे यास्मीन की कही बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने वीन की तरफ प्यार से देखा और उसे ऐसा लुक दिया जिससे लगा कि मुझे तुम पर भरोसा है। इससे उसे तुरंत सुरक्षित महसूस हुआ। अचानक, अर्जुन उदासीनता से मुस्कुराया, यास्मीन के पास गया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। उस क्षण, पूरी कंपनी शांत हो गई। हर कोई दंग रह गया और अविश्वास से देखता रहा। मिस स्कॉट और भी अधिक आश्चर्यचकित हुई। उसने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या अर्जुन पागल हो गया है? उसने यास्मीन को लात मारने की हिम्मत की। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अनिका अब लगभग चला गया है। लेकिन अगले ही पल अर्जुन मुस्कुराया और धीरे धीरे यास्मीन की ओर बढ़ा। फिर उसने उसके लहराते बालों को पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर खींच लिया। अगला तमाचा।
अर्जुन ने यास्मीन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यास्मीन के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि वह दूसरी दिशा की ओर मुड़ गया। उसके चेहरे पर आग जैसी पीड़ा थी। यास्मीन ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने सामने खड़े आदमी को अविश्वास से घूरने लगी। वह पागलों की तरह दहाड़ते हुए बोली, तुम बेकार के कमीने, मेरे साथ बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हा हा, तमाचा। यह उसके चेहरे पर एक और जोरदार तमाचा था। तमाचा। यास्मीन हर थप्पड़ के साथ और भी ज्यादा बेहोश होती जा रही थी। उसके बाद अर्जुन ने फिर से उसके पेट पर लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। यास्मीन का चेहरा इतना सूज गया था कि वह सूअर के सिर जैसा दिखने लगा था। उसका मुंह खून से लथपथ था। वह जमीन पर लेट गई और अपने पेट को पकड़ लिया। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, अर्जुन तुम मर चुके हो। तुम्हारी पत्नी भी मर चुकी है। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की और मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाकर रहूंगी। हालांकि अर्जुन ने यास्मीन को घूरते हुए देखा जो उदासीनता से जमीन पर चिल्ला रही थी। और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, और मैं ये जानने की जहमत नहीं उठाऊंगा कि तुम कौन हो या कौन तुम्हारा समर्थन कर रहा है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जिस व्यक्ति ने आज तुम्हें थप्पड़ मारा है, वह अर्जुन कपूर है, जो अनिका का पति है। उसके शब्द यास्मीन के दिल पर वज्र की तरह लगे। वह बहुत दुखी और क्रोधित थी। इस निकम्मे ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की। बस तुम रुको, मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगी। यास्मीन कांप उठी और उसने डेरिक हॉल को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। हनी, अब मुझे पकड़ो। मुझे कंपनी में किसी ने मारा है। यास्मीन फोन पर फूट फूट कर रोने लगी। डेरिक हॉल उसी समय ऑफिस से बाहर निकल गया। जब उसने ये सुना तो वह तुरंत भड़क गया और गुस्से से बोला, क्या तुम्हें मारा गया? यास्मीन प्रिय, मैं अभी आता हूँ। चाहे वह कोई भी हो, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। उसे घुटनों के बल बैठा दूंगा और तुमसे बदला लूंगा। फोन रखने के बाद यास्मीन का मुंह फूल गया। उसने अर्जुन और अनिका को घूरते हुए कहा, तुम तो चले गए, मेरा बॉयफ्रेंड अभी आएगा। वह इस कंपनी का चेयरमैन है। अनिका भी घबरा रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन यास्मीन पर हमला करेगा और वह उसे रोकने के लिए पर्याप्त तेज भी नहीं थी। वीपी लुइस, मुझे खेद है, कृपया मुझे आपसे माफी मांगने की अनुमति दें। मेरे पति अपनी भावनाओं में बह गए थे और उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता नहीं था। कृपया उन्हें माफ कर दें, मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। अनिका अचानक खड़ा हो गया और यास्मीन से माफी मांगने के लिए झुका। हालांकि यास्मीन उसकी माफी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने बुरे लहजे में कहा, अनिका अब माफी मांगने का क्या फायदा? मेरे चेहरे को देखो, मेरे घावों को देखो। आज न तो तुम और न ही तुम्हारा पति बच सकता है। जब उसने देखा कि अनिका इतना क्षमाप्रार्थी व्यवहार कर रहा है, तो अर्जुन ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया और कहा, अनिका चिंता मत करो, ये ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अनिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन की आंखें देखने के बाद वह चुप रही। जो जितना कमजोर होता था, उसे धमकाना उतना ही आसान होता था। यास्मीन ही गलत थी, उसे क्यों डरना चाहिए? नौकरी की वजह से। अर्जुन ने यास्मीन को शांति से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम घुटने टेककर मुझसे माफी नहीं मांगोगी। यास्मीन ने जैसे ही यह सुना, वह गर्व से हंस पड़ी। क्या मजाक है? मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी से घुटने टेककर भीख क्यों मांगूंगी?